इस वीडियो में हम इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालने वाले हैं। किसके लिए? किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल पॉइंट में। हम अपने पिछले वीडियो में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में स्टडी किए और साथ ही साथ इसके एक्सियल पॉइंट में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू भी निकाले। इसमें हम इक्वेटोरियल पॉइंट पर निकालेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और कंप्लीट कोर्स फ्री में पाइए। ये है हमारा इलेक्ट्रिक डाइपोल। किस तरह से? यहाँ पॉइंट बी में प्लस क्यू है और पॉइंट ए में माइनस क्यू है, जो कि डिस्टेंस डी से सेपरेटेड है, इसीलिए ये एक इलेक्ट्रिक डाइपोल है। इस इलेक्ट्रिक डाइपोल में हम इक्वेटोरियल पॉइंट किसे कहेंगे? इस लाइन में, इस परपेंडिकुलर लाइन में अगर हम कोई भी पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट को हम इक्वेटोरियल पॉइंट कह सकते हैं और इस लाइन को हम इक्वेटोरियल लाइन कह सकते हैं। तो ये है हमारा डायग्राम। हम एक रैंडम पॉइंट लेते हैं, पॉइंट P, और पॉइंट P पे हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू क्या होगा, हम उसे निकालेंगे। तो उसके लिए इस डायग्राम को कंसीडर कीजिए, जहां A में माइनस क्यू चार्ज है, B में क्यू चार्ज है यानी कि प्लस क्यू, और पॉइंट O हमारा मिड पॉइंट है इस डाइपोल का। इस डाइपोल के मिड पॉइंट से P का जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम R कंसीडर करते हैं। देन अगर हम इसे कंसीडर करें तो ये d/2 होगा और ये भी d/2 होगा। और फिर हम पाइथागोरस थ्योरम से AP और BP का वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि रिस्पेक्टिव ये होंगे √r² + d²/4। और अब हम इसमें इलेक्ट्रिक डाइपोल निकालेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू निकालेंगे। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी यहाँ पे दो चार्जेस की वजह से आ रही है, एक इस चार्ज की वजह से, एक इस चार्ज की वजह से। हमारा पहला मोटो होगा कि हम प्लस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का वैल्यू फॉर्मूला हम जानते हैं क्या? KQ/r²। अगर हम कंसीडर कर ले इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, यानी कि माइनस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड आ रहा है उस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को, तो वो हमारा E1 आ जाएगा KQ यानी कि -Q/r²। और इस वाले प्लस क्यू के लिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है E2, इसे अगर कंसीडर करें तो ये हमारा आएगा KQ/r²। K का वैल्यू क्या होता है? 1/4πε0। अब यहाँ पे समझने वाली बात यह है कि ये जो माइनस है, ये माइनस एक्चुअली इस इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। तो हम यहाँ सिर्फ मैग्नीट्यूड को कंसीडर करेंगे और इस माइनस को प्लस कर देंगे, क्योंकि हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड चाहिए, हमें डायरेक्शन की जरूरत नहीं है। अब देखिए, इस पॉइंट P पे B के वजह से, यानी कि E2 के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उसका डायरेक्शन इस तरफ है, ये हमारा E2। और पॉइंट A के वजह से जो, यानी कि माइनस क्यू के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट होता है, उसका डायरेक्शन इस तरफ है। अब हम क्या जानते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का हमेशा वेक्टर सम ही हम करते हैं। तो हम E2 और E1 को ब्रेक करेंगे दो कंपोनेंट में, ये x कंपोनेंट होगा और ये हमारा y कंपोनेंट होगा। देन इससे हम थीटा मान सकते हैं। ये थीटा और ये थीटा एक्चुअली इक्वल होगा, क्योंकि ये दोनों पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइंस के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होते हैं। सो ये थीटा हो गया हमारा। अब समझिए, अगर हम E2 को दो कंपोनेंट में बांट देंगे तो ये हमारा होगा E2 sin थीटा और ये होगा हमारा E2 cos थीटा। सिमिलरली अगर हम E1 को दो कंपोनेंट, इस x एक्सिस और ये y एक्सिस में बांटेंगे तो ये हमारा E1 sin थीटा और ये हमारा E1 cos थीटा होगा। ये है हमारा रिसोल्यूशन,
जब हम रिस्पेक्टिव कंपोनेंट में बांट देते हैं, E2 cos थीटा, E2 sin थीटा, इन दोनों को जब हम सम करेंगे वेक्टर सम, तो हमारा E2 आ जाएगा, और यहाँ पे इन दोनों को जब सम करेंगे तो हमारा वेक्टर सम E1 आ जाएगा। तो अब हम E1 को लिख सकते हैं क्या, E1 sin थीटा प्लस E1 cos थीटा, और E2 को भी लिख सकते हैं रिस्पेक्टिव E2 sin थीटा प्लस E2 cos थीटा। अब समझिए यहाँ पे जो E2 sin थीटा का डायरेक्शन ये अपवर्ड है, और E1 sin थीटा का जो डायरेक्शन ये डाउनवर्ड है, और इन दोनों ही का मैग्नीट्यूड इक्वल है। यहाँ भी देखिए मैग्नीट्यूड इक्वल है, E1 और E2 का मैग्नीट्यूड इक्वल है, क्योंकि Q भी सेम है, K तो से कांस्टेंट सेम होता ही है, और R भी सेम है। तो ये दोनों E2 sin थीटा और E1 sin थीटा ऑपोजिट है और इक्वल भी है, तो ये दोनों एक दूसरे को काट देगा। मतलब ये इन दोनों का जो रिलेटिव मैग्नीट्यूड होगा ये हमारा 0 होगा, इसलिए हम इन दोनों को कंसीडर नहीं करेंगे, इन दोनों को हम यहीं पे नेग्लेक्ट कर देंगे। तो हमारा बचा क्या, हमारा बचा कॉस कंपोनेंट, यानी कि एक्स एक्सिस के कंपोनेंट। मतलब हमारा जो ये इस पूरे सिस्टम में ओवरऑल जो E का वैल्यू आएगा, ये आएगा E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। ये हमारा इस पूरे सिस्टम का रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, क्योंकि y कंपोनेंट तो कट गया। अब हम इन सबको मिटाकर सिर्फ इसे रिजॉल्व करते हैं और अपना आंसर निकालते हैं। अब देखिए यहाँ cos थीटा, क्योंकि एक नया टर्म है, तो हम cos थीटा कहाँ से निकालेंगे, cos थीटा हम निकाल सकते हैं, ये हमारा थीटा है, तो cos थीटा हमारा b/h, यानी कि b/h। सो हम cos थीटा को ऐसे भी लिख सकते हैं, b/h। अब हम E1 का वैल्यू, E2 का वैल्यू और cos थीटा का वैल्यू इस इक्वेशन में पुट करके सम अप कर देंगे, तो हमारा ER का वैल्यू आ जाएगा। ये है हमारा नोट्स, जिसमें हम एट द एंड इन दोनों को वैल्यू को पुट करके सम अप कर देते हैं। हमारा प्रॉब्लम सॉल्व हो चुका है, और फिर हम P यानी कि डाइपोल मोमेंट की जगह पे Q D को सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। Q यहाँ पे चार्ज और D हमारा डिस्टेंस, Q D को हम P की तरह सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। एंड देन लास्ट में हम, क्योंकि R जो है ये D से काफी ज्यादा बड़ा होता है, ये D वाला डिस्टेंस बहुत छोटा होता है कंपैरिजन में, इसलिए R के टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं। यहाँ जो हमारा D के टर्म्स को हम नेग्लेक्ट कर देते हैं, और हमें रिजल्ट मिलता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट P/R3, और ये माइनस आर कैप हमारा डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो ये था इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटोरियल पॉइंट ऑफ डाइपोल। इसे आप यहाँ से नोट डाउन कर सकते हैं, ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है, और इससे रिलेटेड हम कुछ न्यूमेरिकल्स भी बनाएंगे आगे। इसके बाद हमारा टॉपिक है टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल। इसके लिए हम कंसीडर करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल को, ये हमारा माइनस क्यू चार्ज और ये हमारा प्लस क्यू चार्ज। ये इसमें टॉर्क कब लगेगा, जब ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड में हो। तो ये जो एरो है बैकग्राउंड में, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड शो करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, और ये डायरेक्शन है इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो इससे होता क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन कुछ इस तरह है, और डाइपोल मोमेंट का डायरेक्शन कुछ इस तरह है। सो इन दोनों के बीच में एक फोर्स लगता है, जो एक इस चार्ज पे लगेगा, और इस चार्ज को इस तरफ रिवॉल्व करेगा, इस तरफ टर्न करेगा, और इस चार्ज को इस तरफ टर्न करेगा। इसी को हम कह रहे हैं इलेक्ट्रिक, यहाँ पे टॉर्क कह रहे हैं। टॉर्क जनरली क्या होता है, अगर कोई ऑब्जेक्ट है और किसी एक पॉइंट पे फिक्स्ड है, और किसी दूसरे पॉइंट से वो फोर्स लग रहा है, और ये घूम रहा है बाई सम एंगल, तो हम उस फोर्स को टॉर्क कहते हैं। यहाँ भी क्योंकि इस पॉइंट में फिक्स्ड पॉइंट है, ये हमारा मिडिल पॉइंट फिक्स्ड है, और फोर्स यहाँ भी लग रहा है, यहाँ भी लग रहा है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक डाइपोल पूरी तरह से रोटेट करेगा, इसलिए हम इसको भी टॉर्क कहेंगे।
सो इस टॉर्क का वैल्यू निकालना काफी आसान है, हमें बस समझना है कि टॉर्क होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको हम लिखते हैं एफ आर साइन थीटा, क्योंकि ये इनटू जो है ये एक्चुअली क्रॉस प्रोडक्ट है। यहाँ पे एफ जो होता है ये एफ होता है फोर्स और आर होता है उस पॉइंट से, फिक्स्ड पॉइंट से जिस पॉइंट पे फोर्स लग रहा है उस पॉइंट तक का डिस्टेंस, यही होता है आर। तो ये हमारा टॉर्क का फॉर्मूला है एफ आर साइन थीटा। अब हम क्या जानते हैं, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड है और क्यू है तो इसमें जो फोर्स लगेगा ये क्यू ई लगेगा, और ये यहाँ से हम फोर्स ला सकते हैं और आर भी हम सब्सटीट्यूट कर सकते हैं इस डिस्टेंस से। यहाँ पे जैसे डिस्टेंस डी है तो हम डी से d/2 सब्सटीट्यूट कर सकते हैं, या फिर हम चाहे तो इस d को l की तरह कंसीडर करेंगे, l की तरह कंसीडर करेंगे। यहाँ से यहाँ तक पूरा 2l, यहाँ से यहाँ तक जिसे हम r कह रहे हैं वो l, और यहाँ से यहाँ तक l। तो यहाँ पे दो फोर्स लगेगी और इन दोनों इनको जब हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो हमारा टॉर्क आएगा Q क्रॉस 2l E साइन थीटा। देखिए कैसे, एफ आर साइन थीटा, एफ की जगह पे क्यू ई, आर की जगह पे इसके लिए एल, और फिर इस फोर्स को जब हम निकालेंगे तो उसके लिए भी एल साइन थीटा, प्लस अगर हम इधर वाले फोर्स को भी लगाएंगे क्योंकि इसमें भी फोर्स लग रहा है और इसमें भी फोर्स लग रहा है तो ये फिर से सम होगा एल साइन थीटा। इसी को हम एक साथ लिखे तो हम यहाँ पे 2l लिख सकते हैं, और फिर हम इसे ब्रैकेट में ले आते हैं और फिर हम Q2l के जगह पे P लिख सकते हैं। P क्या है, हमारा डाइपोल मोमेंट, जिसे हम पिछले वीडियोज में स्टडी कर चुके हैं। और फिर हम इस फॉर्म को P क्रॉस E भी लिख सकते हैं, मतलब कि टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला हमारा आएगा, टॉर्क का फाइनल फॉर्मूला हमारा आएगा P क्रॉस E, और टॉर्क का यूनिट होता है न्यूटन मीटर, न्यूटन मीटर। इसे आप वाई डायमेंशन से निकाल भी सकते हैं, और इसका डायमेंशन होता है ml² t-2। एक्चुअली ये टॉर्क भी एक फोर्स की तरह ही है जो किसी को फिक्स्ड पॉइंट पे रोटेट करने में मदद करता है। इसके बाद आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है उसे हम स्टडी कर लेते हैं, ये है चार्ज डेंसिटी। एक है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, टोटल चार्ज। इसमें क्या होता है, सपोज दैट कि एक वॉल्यूम है, किसी जगह का एक सिंपल सा वॉल्यूम है V, तो इस पूरे V में कितना सारा क्वांटिटी ऑफ चार्ज है यानी Q/V, इसे ही हम चार्ज डेंसिटी कहते हैं। इसे हम लिमिट में लिखेंगे तो इस तरह से लिखेंगे, लिमिट डेल्टा V टेंड्स टू 0 डेल्टा Q/डेल्टा V। डेल्टा Q एक बहुत कम चार्ज है और डेल्टा V बहुत कम वॉल्यूम है। सो ये है वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। और अगर हम यहाँ पे टोटल चार्ज निकालना चाहे तो इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमें टोटल चार्ज मिल जाएगा। और फिर सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर सपोज एक सरफेस है, सरफेस यानी प्लेन सरफेस, और उस प्लेन सरफेस में चार्ज भरा पड़ा है तो यहाँ पे भी हम Q/डेल्टा S यहाँ का सरफेस एरिया है, सरफेस एरिया में कितना चार्ज है उसी को हम कहेंगे सरफेस चार्ज डेंसिटी। और एक होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसमें हम एक सपोज कीजिए कि एक रोड है और उस रोड में चार्ज है, तो इस पूरे लेंथ में कितना चार्ज है उसी को हम कहेंगे लीनियर चार्ज डेंसिटी, और इसे हम डेल्टा Q/डेल्टा X ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। ये कुछ टॉपिक्स थे आज के। इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में और भी आगे स्टडी करेंगे। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।